मैं आप सबका पे वेलकम करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आज की क्लास है हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम इन 6 मंथ्स। बचे हुए 6 महीने में क्या पढ़ाई का स्तर रहे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं हर तरफ से कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो यूट्यूब पे हो चाहे अनअकैडमी पे हो, कि हम क्या तो बच्चों को पढ़ा दें, और दूसरी बात ये, क्या उनको ऐसी बातें जो वक्त वक्त पे जरूरी है वो बताते हैं। आप सब एक जानते हैं कि एक चीज है सफलता का, एक ही राज है, वो है कंसिस्टेंटली, यानी कि लगातार प्रयास करना। एक ही चीज है जो सफलता दिलाती है हर एक इंसान को, वो है रेगुलरिटी। कि भाई इंसान कैसे सफल होता है? जब वो लगातार मेहनत करता है। बट होता क्या है? आवाज आ रही है ना? ठीक, आप रिफ्रेश कर लीजिए अगर आवाज नहीं आ रही तो। बट होता क्या है कि बच्चा बीच बीच में भटकने लगता है। आप देखते होंगे कितने सारे लोग तैयारी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है, उसके बाद वो जोश धीरे धीरे ढीला पड़ता रहता है, क्योंकि टीचर भी आता है, एक बार बच्चों को कहानियां सुना देता है, मोटिवेट कर देता है कि ठीक है अब वो पढ़ाएगा, 6 महीने आपको पढ़ना है। बट बीच बीच में क्या होता है, बहुत सारे भटकाव आते हैं कि बच्चा भटकता रहता है, बहुत सारे भटकाव आते हैं। तो हम उन टीचरों में से हैं जो वक्त वक्त पे आके बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि बेटा आपको भटकना नहीं है, ठीक है, आपको भटकना नहीं है, हम आपको रोकने के लिए हैं। तो उसी दौर में आज हमने एक क्लास रखी है कि कैसे बचे हुए 6-5 महीनों में आप एसएससी में तैयारी करें। क्यों आपका पढ़ाई में अब तक मन नहीं लग रहा है, क्या वजह है जिनकी वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं। 4 से 5 महीने अभी बचे हुए हैं, अगर वैक्सीन नहीं आई तो और कुछ महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं, ठीक है। क्लास का टाइटल है हाउ टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स। एसएससी एग्जाम्स में सारे आ जाएंगे, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। अगर एसएससी में नहीं भी हटाऊं तो सबकी स्ट्रेटेजी एक ही होती है, हर एग्जाम की सिलेबस भले ही अलग हो सकता है, स्ट्रेटेजी तो अलग एक ही होती है। तो फिर ये स्ट्रेटेजी रेलवे में भी काम करेगी, ये स्ट्रेटेजी बैंक में भी काम करेगी, जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। वैक्सीन देखिए जितनी भी जल्दी आ जाएगी मैं भिजवा दूंगा आपके घर, परेशान होने की जरूरत नहीं। बात आती है, दो चीजें हैं जो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी है। अब तक जो बच्चे जानते थे, पहली हुआ करती थी स्ट्रेटेजी, दूसरी प्लानिंग, रणनीति और प्लानिंग। अब इनके अलावा भी आ गया कि अब वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा जो अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएगा, वो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा जो अच्छी प्लानिंग करेगा, वो बच्चा सेलेक्ट होगा जो इसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगा, जो इसको रेगुलर इंप्लीमेंट कर पाएगा। जैसे कि पहले उन लड़कों को इंटेलिजेंट माना जाता था जो टाइम टेबल बनाते थे, कि भाई ये लड़का तो पक्का सेलेक्ट होगा, इसने टाइम टेबल बनाया हुआ है। आज के दौर में हर लड़का टाइम टेबल बनाता है, बट सफल वो है, अप्रिशिएबल वो है जो उस टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहा है। टाइम टेबल बनाना बड़ी बात नहीं रही, उसको फॉलो करना बड़ी बात हो गई। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के जमाने में जो लोग रामायण महाभारत पढ़ते थे उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, बहुत रेस्पेक्ट, यार ये रामायण पढ़ता है, अरे यार ये गीता पढ़ता है, ऐसे वैल्यू हुआ करती थी। बट आज की डेट में आप देख रहे हैं कि सब रामायण गीता महाभारत पढ़ने के बाद भी सास बहुओं का झगड़ा नहीं खत्म हो रहा। यानी कि आप उन रामायण या महाभारत की पढ़ने वालों की उतनी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि लोग भी समझ गए कि ये अप्लाई नहीं कर रहा जीवन में। पढ़ना बड़ी बात नहीं है, अप्लाई नहीं कर रहा जीवन में। उसी तरीके से विद्यार्थियों का भी है कि आप जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग कर लें, बट अगर आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करते, रेगुलरली इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको अपने टाइम टेबल को फॉलो अप नहीं करते, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप ही ने बनाया है, आप ही ने डिसाइड किया कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, उसके बावजूद भी आप उसे फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर बेकार है। वही आपके साथ भी हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटेजी मैंने लिखा है कि स्ट्रेटेजी नथिंग बट द स्मार्ट वर्क। देखिए आज क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, या 20% बच्चे तो आपने ऐसे देखे होंगे जो दिन रात पढ़ते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे खुद के दोस्त दुर्गा जी हैं, जो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। 8 ईयर्स हो गए उनको तैयारी करते हुए, अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम भी फाइनल नहीं कर पाए। तो वजह क्या है? वजह है कि वो शायद पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता क्या वो जो पढ़ रहे हैं वो काम का है या नहीं। क्योंकि कई बार लोग बहुत कम पढ़ के भी सिलेक्ट हो जाते हैं। देखिए अगर एक जगह पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं, आपको भी मालूम है, मार्ग कई सारे। अब जिसने वो शॉर्ट रास्ता ढूंढ लिया तो वो सबसे पहले पहुंच जाएगा, भले ही उसने उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा दिया। बट एक आदमी को लगता है कि नहीं पहुंचना ही तो है, ठीक है यार इस रास्ते से पहुंच जाते हैं,
और वो वहां तक पहुंचते पहुंचते थक भी गया, हो सकता है बीच में ही थक गया, पहुंच भी नहीं पाए। तो सिर्फ हार्डवर्क मायने नहीं रखेगा कि आप बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। आप परिश्रम किस दिशा में करते हैं? मान लेते हैं आपको एक दीवार गिरानी है, वो ऑलरेडी थोड़ी सी झुकी हुई है, बट आप दूसरी साइड से फोर्स लगा रहे हैं तो कभी नहीं गिरेगी। अगर जिधर झुकी हुई है हम उधर फोर्स लगाएंगे तो जल्दी गिर जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये देखना पड़ता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये मायने रखता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगना है। अब मान लेते हैं कि ये दीवार है और मुझे गिरानी है और मैं ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये कभी नहीं गिर पाएगी, जबकि फोर्स मेरा पूरा है, मैं फिर भी इसे नहीं गिरा पा रहा। अगर मैं ऐसे करूंगा कोशिश तो जल्दी गिर जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं वो किस डायरेक्शन में डाल रहे हैं, वो सिलेक्शन की डायरेक्शन में है या नहीं है। उस डायरेक्शन में अगर एफर्ट डालेंगे तो ही फायदा मिलेगा। अगर वो दूसरे डायरेक्शन में आप उससे दुगना भी एफर्ट डालते हैं तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिखा कि स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, स्मार्ट वर्क है, राइट स्ट्रेटेजी, यानी कि सही रणनीति। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज जो लोग 5 से 7 साल या 3 से 4 साल लगातार तैयारी के बाद भी सफल नहीं हो रहे, वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो की हुई है, जो स्ट्रेटेजी वो अप्लाई कर रहे हैं, वो सही नहीं है। सोचिए, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे या आप ये समझते हुए भी इग्नोर करेंगे कि जिन रास्तों पे आप चल रहे हैं वो सही नहीं है, वापस लौट के आपको दूसरा रास्ता पकड़ना है, तो आप कभी मंजिल पहुंच ही नहीं सकते। राइट स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने पहली बार में राइट स्ट्रेटेजी पकड़ ली। जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में सफल हो जाएं, बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत लोग नहीं हो पाते। लेकिन एटलीस्ट जब आप एक बार उस रास्ते पे चल के सफल नहीं हो पाए, तब तो आपको रास्ता बदलने की जरूरत है, तब तो आपको यू टर्न लेके दूसरे रास्ते पे आने की जरूरत है। लेकिन लोग लगातार वही चीजें करते रहते हैं। आपकी ही अगर मैं बात करूं, पिछले साल भी कितने सारे लोग आप में से होंगे जिनके पिछले साल भी प्री में किनारे पे नंबर थे, फिर भी वो ये, हम क्या है ना, बहुत भ्रम में हैं। मैं कितनी बार ये बात कहता हूं कि एटलीस्ट आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए। अगर आपके लगातार मॉक में बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो आपको ये इस बात का आभास होना चाहिए कि इस हिसाब से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके दो फायदे हैं, और नुकसान क्या है कि आपके मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, फिर भी आप ये उम्मीद मान के चलते हैं अरे सिलेक्शन हो जाएगा, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। देखिए, ये झूठी दिलासा देने से दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसमें दो बातें हुई कि एक तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरी कि आप जो अपने आप से गलत उम्मीदें पाल रहे थे वो हमें हर्ट करती हैं कि यार मैं क्यों नहीं कर पाया। जबकि मुझे पता था कि मेरे मॉक में 120-30 नंबर आ रहे हैं, मैं फिर भी सिलेक्शन की गलत उम्मीदें पाल रहा था। मैंने कितनी बार कहा है, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे आपकी हो, चाहे किसी और की, जब तक आप लोगों से खुद से गलत उम्मीदें पालेंगे, आपका दुख कभी नहीं खत्म हो सकता। अगर आपको अपने जीवन का दुख खत्म करना है तो गलत उम्मीदें पालना छोड़ना होगा, चाहे वो दूसरों से हो चाहे खुद से। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हम सेट कर लेते हैं कि वो ऐसा करेगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं एक सिलेक्शन के सही दिशा में नहीं हूं, फिर भी मेरा सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? जिस दिन आप अगर ये एक्सपेक्टेशन नहीं पालोगे, आपकी सच्चाई आपको पता रहेगी कि आपने ठीक तरीके से तैयारी नहीं की, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता था कि यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आप सही दिशा में थे ही नहीं, तो आप पहुंचते कैसे मंजिल तक? बट अपने मन को ये समझा लेना कि नहीं मैं ठीक कर रहा हूं, उसके बाद सिलेक्शन ना होना बहुत दुख देता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा बहुत दुख होता है। तो इसीलिए अगर आप अब तक सेलेक्ट नहीं हो पाए, अगर अब तक आपको ये लगता है कि आपके नंबर उस लेवल के नहीं आ रहे मॉक में, तो अभी भी वक्त है कि आप अपना रास्ता बदल लीजिए, आप तैयारी करने का तरीका बदलिए। आप अगर लिख के चीजों को समझ रहे हैं और लिखने में ही आपका सारा टाइम चला जा रहा है, याद नहीं हो पा रही, तो मैं कहूंगा कि आप फिर उन्हें याद करना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं याद करता हूं, लिखता नहीं हूं, मैं नोट्स नहीं बनाता हूं, शायद इस वजह से मैं चीजें भूल जा रहा हूं, तो आप नोट्स बनाना सीखिए। अगर आपको लग रहा है मॉक टेस्ट देने के बाद कि यार मेरे मैथ्स में सबसे कम मार्क्स आते हैं, जबकि मैंने मैथ्स इतना पढ़ लिया, तो आपको ये देखना जरूरी है कि इसका मतलब है कि मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। मैथ्स के अंदर देखिए क्या है, आज सिलेक्शन के लिए क्या 4 चीजें जरूरी हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, आपको कितनी नॉलेज है। अगर अभी मैं यहाँ पे बिना नॉलेज के आ जाता हूँ कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज लगेगा, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरे पास इतने सारे शब्द हैं कि मैं रात के 12 घंटे तक आपको लगातार पढ़ा सकता हूँ, 12 घंटे तक आपको लगातार पढ़ा सकता हूँ, लगातार सिर्फ इसी टॉपिक पे बोल सकता हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सफलता के सही रास्ते क्या है, सही मायने क्या है, सफल कैसे हुआ जा सकता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है।
क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए इतना कुछ। तो कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, ठीक है। अब नॉलेज आती है पढ़ने से। अब नॉलेज होने से सिर्फ सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। नॉलेज को आप इंप्लीमेंट करना जानते हैं? नहीं। क्या सिर्फ इंप्लीमेंट करने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। आप इंप्लीमेंट कितना फास्ट करते हैं, इस बात से सिलेक्शन होगा। आप भी जानते हैं कि आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आप कितना भी अच्छा कुछ कर लेते हैं, अगर आप उसे सही वक्त में नहीं निपटा पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फास्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज विल गोज टू सक्सेस। जो आपका ज्ञान है उसको अगर आप बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करेंगे तो वो चीज आपको सफलता तक लेके जाएगी। सिलेक्शन के लिए ये चीज जरूरी है। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा। नॉलेज को आपको प्रयोग करना कितना आता है। कितने सारे लोगों से कोई सवाल पूछो, कहते हैं अरे जीभ पे अटका हुआ है, बस गर्दन तक आ गया है, जवाब नहीं निकल रहा। ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है जो सिर्फ जीभ तक आके रह जाए? बताइए, कोई फायदा है ऐसे ज्ञान का? मैं नहीं समझता कोई फायदा। होता ना ऐसे बहुत से लोगों के साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट ना पेपर में मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब कॉन्फिडेंस लूज हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास ज्ञान की कमी थी, आपकी तैयारी पूरी नहीं थी। और कितने लोग नहीं करते। देखिए, आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जो बहुत कम पढ़ के सेलेक्ट हो जाते हैं, जिनमें से कि हम थे। या तो शायद हम बहुत पढ़ते थे, हमें वो कम लगता था। आजकल के बच्चे पढ़ते ही कम है, उन्हें लगता है उन्होंने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। एक्यूरेसी की तो बात ही नहीं आएगी अगर आपकी नॉलेज सटीक है। पहले सबसे पहले गेन करनी पड़ती है नॉलेज, फिर हम उसे इंप्लीमेंट करना सीखते हैं, फिर इंप्लीमेंट करने के बाद हम उसे फास्ट इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से ही ये सोचेंगे कि नहीं मुझे तेज तेज करना है, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको गाड़ी सिखा रहा हूं, क्या आप 150 की 200 की स्पीड पे सीख सकते हैं? नहीं सीख पाएंगे ना। पहले जब आपको गाड़ी सिखाई जाएगी तो 20-25 की स्पीड पे आप सीखेंगे। कि पहले आप सीखिए तो सही। रेस तो जब आप एक बार सीख जाएंगे तो अपने आप दे देंगे बाद में। रेस देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में ही रेस देने लगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि पहले आप ठीक तरीके से नॉलेज तो गेन करिए। पहले आप एटलीस्ट 80-90% सिलेबस तो खत्म करिए। आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, आप फिर भी चाहते हैं कि आपके मॉक में 150 नंबर आए, और अगर वो 110 आते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली आपको भ्रम की बीमारी हुई है। समझ रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है कि आपके टाइम पे एसएससी इजी था, बट हमारे टाइम पे अभिनय सर नहीं थे, हमारे टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, हमारे टाइम पे कोई यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता था। जो होता था हमें खुद से पढ़ के खुद से ट्रिक बनानी पड़ती थी। बिल्कुल इजी था, मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि हमारे टाइम पे इजी था। हमारे टाइम पे और दिक्कतें थी। हमारे टाइम पे नॉर्मलाइजेशन नहीं था। हमारे टाइम पे कोई भी शिफ्ट कठिन आ जाती थी, कोई भी सरल आ जाती थी। हमारे टाइम पे इंटरव्यू भी देने जाना पड़ता था। हमारे टाइम पे सेंटर बहुत दूर दूर हुआ करते थे। कि आपका दिल्ली में हो गया प्री, लखनऊ में मेंस हो रहा है, इलाहाबाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। उस वक्त रिसोर्सेज कम अवेलेबल थे, अब रिसोर्सेज ज्यादा है तो उस हिसाब से कंपटीशन ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा हो गया होगा कंपटीशन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब बात आती है मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी चीज होती है कि मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन कहां से आता है? देखिए, अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि यार उसके पापा के पास तो 50 बीघा जमीन है, उसके पास दुकान है उसके पापा की, वो उस पर बैठ लेगा, तो वो कभी एसएससी क्लियर नहीं कर पाएगा। क्योंकि किसी भी चीज को पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिजायर का होना जरूरी है। अगर सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, आप भी जानते हैं क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। आज विराट कोहली ने अपना ये स्तर बना लिया है कि अगर वो 20-30 मैच भी नहीं चलता तो भी टीम में रहेगा, और रिटायरमेंट ले ले तब भी उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। बट उसके बावजूद भी वो आता है और लगातार खेल रहा है कंसिस्टेंटली, कोशिश करता है कि 50 रन बनाए। लेकिन बाकी खिलाड़ी की अगर बात करें, श्रेयस अय्यर, और उससे नहीं सीख पा रहे। जबकि वो नए हैं फिर भी उससे नहीं सीख पा रहे। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है, कहीं ना कहीं डिजायर की कमी है। देखिए, कुछ भी चीज पाने के लिए भूख का होना बहुत जरूरी है। कुछ भी चीज। आज सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बनाए तो उसको रनों की बहुत भूख थी। तो मोटिवेशन डिपेंड करता है कि आपकी डिजायर्स कितनी स्ट्रांग हैं, कितना आपके अंदर इच्छा शक्ति, आप चाहते क्या है जीवन में करना। अगर आपने गरीब परिवार में जन्म लिया है, आप ऑटो में भटकते घूम रहे हैं और आप अभी भी ऑटो में ही भटकना पसंद करते हैं, तो आप एसएससी क्यों क्लियर करेंगे? अगर आप अपने जीवन में अपने पैसों से एक बाइक या कार भी नहीं खरीदना चाहते तो आपको एसएससी करने की जरूरत क्या है? तो सबसे बड़ी चीज होती है कि हम एम्बिग्यूअस कितने, हम क्या कुछ पाना चाहते हैं। अगर हम कुछ पाना ही नहीं चाहते तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो आप आलसी बन जाइए, जमीन पे पड़े रहिए सालों साल। कुछ साल बाद आप पेड़ पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, लोग आपको पूछेंगे आप तो भाई साहब बहुत आलसी हैं, पेड़ पे कैसे चढ़ गए?
आप सिंपली कह देंगे कि कौन कहता है कि मैं पेड़ पे चढ़ा था, मैं तो सालों साल जमीन पे पड़ा था, मुझे क्या पता नीचे एक बीज गड़ा था। फिर वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर्स नहीं होंगी, इच्छा शक्ति नहीं है कुछ भी पाने की, कुछ कर गुजर जाने की, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर ये था कि हाँ मुझे बहुत महंगी महंगी गाड़ियां चाहिए, मेरा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस हो, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, मेरे पास ये हो वो हो। जब ये सब चीजें थी, भले ही इन सब चीजों को पाने के बाद ये लगता है कि ये कुछ नहीं है, बट अगर आप सच में जीवन में चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिले, कि आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, आपको लगे यार सब कुछ पाया जीवन में, तो एक बार इस दौर से गुजरना पड़ता है। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति तभी हुई थी जब वो हर चीज से गुजर गए थे, क्योंकि अफसोस के साथ जिंदगी खत्म नहीं की जा सकती। और अगर करनी थी तो फिर 12th करने की क्या जरूरत थी, 10th पास करने की क्या जरूरत थी। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके लाइफ का मोटिवेशन फैक्टर क्या है। क्या आपका किसी से शादी करना, कि उसने बोला हुआ है कि भाई सरकारी नौकरी होगी तभी पापा शादी करेंगे, ये आपके लाइफ का मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। दूसरा, आपके माँ बाप ने कितना खराब जीवन जिया है, अपनी इच्छाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को मारकर आपकी पढ़ाई में 100 200 500 रुपए लगाएं, ये आपके जीवन का मोटिवेशन हो सकता है। क्या आप उनके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहते हैं जो बचपन में आपकी खुशी के लिए कुर्बान हो गई, वो चीज है। आप चाहते क्या है लाइफ में और क्यों चाहते हैं। देखिए क्यों की वजह अगर आपको नहीं पता होगी, अगर आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैंने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं बनाया। अगर आपने मंजिल सेट नहीं की तो आप जाएंगे किस दिशा में, आपको तो पता ही नहीं कहां जाना है, क्योंकि आपके पास आपकी मंजिल ही नहीं है। तो लक्ष्य सेट करना जीवन में बहुत जरूरी है। वो ऐसा हो सकता है कि लक्ष्य बदलते रहना चाहिए। पहले आपने छोटा लक्ष्य तय किया, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली के केस में कह सकते हैं, उसने बोला होगा मैं 1000 रन बनाऊंगा, फिर उसने बोला होगा 5000। तो मतलब सेम डायरेक्शन में हम अपनी मंजिल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। कि अभी जैसे मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मुझे किसी भी तरीके से प्री में 180 मार्क्स लेके आने, बस मेरा इतना लक्ष्य है अभी। जब मैं ये लक्ष्य अचीव कर लूंगा तो मेरा अगला लक्ष्य होगा कि मुझे मेंस में 370 स्कोर करना है। जब मैं ये लक्ष्य अचीव कर लूंगा तो मुझे रहेगा कि मुझे डिस्क्रिप्शन में वो सब गलती नहीं करनी कि यूएफएम लग जाए, मुझे अच्छी राइटिंग लिखनी है, कि मुझे कम से कम 60 से 70 नंबर मिले। ये हमारे जीवन का एक छोटा लक्ष्य हो सकता है। बहुत से बच्चे कहते हैं अरे मुझे तो कुछ बहुत बड़ा करना है, वैसे एसएससी तो मैं नाम के लिए कर रहा हूँ। अगर आप नाम के लिए भी कर रहे हैं या काम के लिए कर रहे हैं, एफर्ट उतना ही लगेगा। आप एफर्ट में कमी नहीं कर सकते। वो नाम के लिए, काम के लिए, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं जब उस चीज को अचीव कर लें। अगर आप पहले से ही उस चीज को उतना हल्के में लेके चलेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अब भले ही मैंने अपने जीवन में कुछ किया, बट पहले मैंने सरकारी नौकरी लेके प्रूफ किया खुद को भी, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ कर सकते हैं नहीं। ये बताता है जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं, कि हमने एक नौकरी ले ली, तो ये हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और हमें बताता है कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और ये एक सिक्योरिटी भी देता है। देखिए आज के दौर में जब आप नौकरी नहीं करते, पहले के टाइम में आप 3 साल तैयारी करो, कोई आपको पूछने वाला नहीं हुआ करता था कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या हुआ। सीधे रिजल्ट पे लोगों को पता चलता था कि लड़का सेलेक्ट हो गया। बट आज के टाइम पे तैयारी के दौर में ही आप देखते हैं, पहले दूसरे महीने से ही लोग आपको, आपके घर वालों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्या हुआ लड़के का, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, होता है कि नहीं होता, ये बहुत दिक्कतें हैं। तो इसके लिए आपको नौकरी लेना जरूरी है, कि आपके पास नौकरी होगी तो ना तो आपको कोई कुछ कहेगा। और एक समाज में देखिए हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, बट सबको फर्क पड़ता है। हम सब इस समाज का पार्ट हैं, सोशल पीपुल हैं, हम सब सामाजिक लोग हैं, तो हमें फर्क पड़ता है कि हमारा समाज हमारे बारे में क्या सोचता है। जिस दिन हमें ये फर्क पड़ना बंद हो जाएगा तब तो हम गलत सही का निर्णय ही नहीं कर पाएंगे। हर एक इंसान ये चाहता है कि उसकी, उसके समाज में इज्जत हो, उसके घर में इज्जत हो। हर आदमी चाहता है। तो ये आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर है कुछ भी पाने के लिए, कि हाँ मुझे कुछ करना है, इसलिए मुझे करना है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं और वो कैसे मिलेगा और क्यों चाहते हैं। जब तक क्यों नहीं पता होगी कि आपको पहुंचना क्यों, आपको बड़ा आदमी बनना क्यों, तो कैसे बन पाएंगे। तो हर बात की वजह आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि हम इन सब चीजों में गलती कहाँ करते हैं, गलती हमसे कहाँ हो रही है। ठीक है, एक तो डिसऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी लाइफ और हम दोनों ही बहुत डिसऑर्गेनाइज हो गए। हमें कुछ पता नहीं, हमारी नोट्स, सिलेबस, किसी भी चीज पे हमारा ध्यान नहीं है, बस हम पढ़े जा रहे हैं। देखिए जब तक आप कोई भी काम ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करेंगे,
अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा एक रात पहले कि आपका दिन कल कैसे ऑर्गेनाइज होगा, आपको यही पता नहीं रहेगा, आप किसी के भी कहने पे उठ के चल देंगे चाय पीने के लिए, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपके हर एक मिनट और सेकंड की कीमत है। आपका वक्त, आपका रूम, आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपका सिलेबस, आपने क्या पढ़ा है, क्या छोड़ दिया, कितने मार्क्स का टारगेट है, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। सारी बातें हैं इसमें, क्रश ये वो सारी बातें हैं। अच्छा, फीलिंग ओवरवेल्म्ड का मतलब यहाँ पे है कि जब हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें हमारे आसपास भटकने लगती हैं। और ये सब चीजें कब आती हैं? ये सब चीजें हमें प्रेशर से क्रिएट होती हैं, जब हम अपना काम टाइम से नहीं कर पाते। देखिए क्या होगा कि आप 1-2 महीने तो बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे, बहुत हल्का हल्का पढ़ेंगे। अब लास्ट के 4 महीने में आप सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जितने टारगेट्स अपने ज्यादा अचीव करते जाएंगे, ज्यादा जल्दी खत्म करते जाएंगे, वो प्रेशर आपसे वैसे ही कम होता चला जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल है। वो तभी होगा जब आप अपनी तैयारी को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। स्ट्रेटेजी आ रही है, अरनाम कपूर साहब, सब चीजें आ रही है, वेट करिए, रुकते रहिए, रुके रहिए, सब बताएंगे भी, ठीक है। सारे पॉइंट्स हैं। अब देखिए, तैयारी में हमारा सबसे बड़ा रोल होता है कि ईटिंग राइट और स्टेइंग हेल्थी। देखिए कई बच्चे कुछ नहीं है, दिन भर में जगेंगे, सुबह भर के 5 रोटी ठूस ली जगते ही, दिन में लंच का नौबत आया 6 रोटी ठूस ली, फिर कहते हैं नींद आती है मुझे शाम को, आलस आता है। देखिए अगर हिसाब से ज्यादा खाएंगे तो आलस आना बहुत नॉर्मल है। तो पढ़ाई में हम क्या खा रहे हैं, इस बात का भी बड़ा रोल है। अगर हम ऐसी चीजें नहीं खा रहे जो हमारे बॉडी में विटामिन की कमी कर रहा है, ऐसी चीजें खा रहे हैं, बाहर का ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो अगर हम हेल्थी नहीं रहेंगे तो हम अपना 100% पढ़ाई में नहीं दे सकते। इसीलिए सही खाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए गूगल आपके पास है, आप गूगल कर सकते हैं क्या चीजें आपको खानी चाहिए, मौसम की चीजें आप खाएंगे। इन सब के बावजूद भी मैं हमेशा एक राय देता हूं, वो अभी भी आपको दूंगा। अगर आप बार बार भूल रहे हैं, आपकी मेमोरी लगातार कम हो रही है, और ये वेजिटेरियन लोगों में ज्यादा हो जाता है, तो समझ लीजिए लैक ऑफ विटामिन बी है। अगर आप चीजों को बहुत जल्दी जल्दी भूल रहे हैं तो विटामिन बी है। अगर आपको आलस बहुत ही ज्यादा आता है, और सिर्फ आलस ही नहीं, आप आलस के अलावा पैरों में दर्द ये सब है, तो आप टीएसएच और विटामिन डी टेस्ट जरूर कराएं। आज के दौर में ये 3 चीजें आपको बहुत परेशान करती हैं, आपको पता नहीं चलेगा। इन सब से भी एंजाइटी रहती है। अगर आपका दिल बहुत घबराता है, परेशान रहता है, आप थक जाते हैं, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, तो ये सब चीजें आपको चेक करानी पड़ेंगी पैसे बचा के, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि फेलिंग टू मैनेज टाइम, मनी एंड नेटवर्क। ये भी हमारे जीवन का बहुत बड़ा टास्क है। कितने सारे बच्चे तो आज इसी चीज से परेशान है कि उसको 600 रुपए उधार दे दिए, मना नहीं कर पाए, वो पैसे आ भी नहीं रहे, घर वालों से कह नहीं पा रहा। कितने सारे लोग सिर्फ पैसे की वजह से परेशान है कि उसको मैनेज नहीं कर पाए। घर से 3,000 रुपए आते हैं, लेकिन उधार चल रहा है, ज्यादा खर्च कर लिए, एक महीने किसी और पे लुटा दिए, अब फिर उधार चल रहा है, फिर 500 उधार बढ़ गया, अगले महीने फिर वो 700 पहुंच गया, घर पे भी नहीं बोल पा रहे, इसी टेंशन में परेशान रहते हैं। मैं कितने सारे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ पैसे की टेंशन में ही परेशान रहते हैं। तो ये सब चीजें तो आपको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। दूसरा, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, खुद से ज्यादा, खुद को जो वक्त देना चाहिए उससे ज्यादा दूसरों को दे देते हैं। कितने सारे लोग आप में से ही होंगे जो अपना मैक्सिमम टाइम यानी मोर देन 50% टाइम दूसरों पे कुर्बान कर रहे हैं, दूसरों पे। देखिए अभी निकल के आ रहे हैं सामने, पुष्पजीत सरकार कह रहे हैं मैं निकल के आ रहा हूं, मैंने किया। बात अकेले होने की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ उस रिलेशनशिप में ही टाइम खराब कर रहे हैं, इसी ताबी दोस्तों में ही टाइम खराब कर रहे हैं। आप अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे। कई लोग मैंने देखा है परेशान होते हैं, बहुत परेशान है, टेंशन है, उस टेंशन में नहीं जाते कि टेंशन इस वजह से है कि आज पापा भी उतना अर्न नहीं कर पा रहे, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। अगर मैं ठीक तरीके से पढ़ लेता हूँ और मेरी नौकरी अगर लग जाती है तो शायद मैं इस टेंशन से निकल पाऊंगा, इसका सही सॉल्यूशन ये था। बट आपको क्या लगता है कि अगर आप टेंशन में हैं, आप दोस्तों के साथ फोन पे बात करेंगे, उनके साथ घूमने जाएंगे, तो शायद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। जबकि टेंशन इस वजह से थी नहीं कि आप दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा रहे, बल्कि टेंशन पे कुछ देर के लिए पर्दा ढक दिया आपने। और पर्दा ढकना इज नॉट द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं?
ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई आपने पर्दा ढक दिया वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो प्रॉब्लम तो तभी खत्म होगी जब आपकी नौकरी लगेगी। तो आपको फोकस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे करना है, ना कि प्रॉब्लम को ढक देने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। उजाला है, मेरे आंख बंद करने से ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? एक बात जो बता रहा हूं बहुत गहरी बातें हैं, आपके दिमाग में उतर रही हैं, क्लियर हो पा रही हैं ये सब बातें? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जीवन में अपने समय को, अपने पैसे को, अपने नेटवर्क को मैनेज करना सीखिए। अनलिमिटेड फ्रेंडशिप मत करिए। अनलिमिटेड लोग कर लेते हैं बहुत ज्यादा, कोई मतलब नहीं है। हर दूसरे लड़के से दोस्ती कर लेंगे। अभी पटना आए हैं, कमरा किराए पे लेके रह रहे हैं, जितने भी लड़के साइड में रह रहे हैं उनसे ही बात करना शुरू। उनको नहीं पता, आपको नहीं पता, उनकी तैयारी बहुत ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है। आप देखिए अपने हाथ में, मैं बता देता हूँ, अगर आपके हाथ में यहाँ पे ये, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने दोस्तों और लोगों के लिए बहुत ज्यादा टाइम खराब करते हैं, अपने काम खराब करते हैं लोगों के लिए। समझ रहे हैं? बताऊंगा पढ़ना कैसे। अभी पहले ये सब चीजें ही तो हैं जो पढ़ाई में बाधा है। पढ़ना तो आपने सबने सीख ही लिया है। आप 14 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि पढ़ना कैसे? आप शायद मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा दिक्कत है नॉट रिजॉल्विंग रिलेशनशिप इश्यूज, कि हम इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करना ही नहीं चाहते। ये क्यों नहीं रिजॉल्व हो पा रहे? क्योंकि हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हम सबको आदत है दुख में डूबे रहने की, दुख में डूबे रहने की। हम सबको आदत है कि जिस काम से हमें पता है कि दुख मिल रहा है, हमें पता है जो चीज हमें हमारे लक्ष्य से भटका रही है, बट हम फिर भी उसी में डूबना चाहते हैं। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप बता सकते हैं मुझे कि ऐसा क्यों? आपको मालूम है कि ये चीज दुख देगी, आपको पता है कि ये चीज आपकी सफलता में बाधक है, आपको पता है कि इससे आपका सिलेक्शन रुकेगा, फिर भी आप उसी चीज में डूबे हुए हैं। आप जानते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा मूवीज देखने से आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा, और फिर आप पूरे दिन मूवी देखेंगे। बहुत ज्यादा क्रिकेट देखने से आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता जाएगा, फिर भी आप वही काम करते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर कमी है डिटर्मिनेशन की। आपने अब तक अपने लक्ष्य को पाने के लिए, सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय किया ही नहीं। कमी है आपके उस जज्बे में जो आप पाना चाहते हैं। समझ रहे? नहीं नहीं, ऐसा देखिए बिल्कुल नहीं है। मैं अगर ये कहूं, अगर मैं सिर्फ एक बात में, सिंपल सी बात में समझाऊं कि क्या ये रिलेशनशिप सिर्फ बाधा है या कुछ फायदेमंद है, तो मैं यहाँ पे रेशियो दूंगा कि 22% फायदा हो सकता है, बट 78% लॉस में। यानी मैं उन लोगों के लिए सजेशन देना चाहूंगा जिन्होंने अभी इस चीज में एंटर नहीं किया है, तो वो इस चीज को देख लें और समझ जाएं कि एंटर करना ही नहीं, एंटर करना ही नहीं। लेकिन जो लोग एंटर कर चुके हैं, 22% लोग, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस 22% लोग में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 21% लोग तो दुखी हैं, बट निकल नहीं पा रहे, और 1% लोग हैं जिनका सब ठीक चल रहा है। वो भी मैंने ज्यादा ले लिया आई थिंक। तो देखिए इनको निकलना होगा। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे कि एक फोड़ा मुझे हुआ है और मैंने वो दबा दिया, तब तक तो दर्द हुआ, बट जब उसकी कील निकल गई तो तुरंत आराम हो गया और धीरे धीरे करके वो पूरा हील हो गया। ऐसे ही ये है कि जब आप किसी भी चीज से निकलेंगे, देखिए हमारा माइंड, हमारी बॉडी ना चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाती। हम में से, आप में से कोई भी ना चेंजेस नहीं बर्दाश्त कर पाता। हमें लगता है कि यार जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो। हम लोग इस चीज में यकीन रखते हैं, जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, जबकि हमारी बहुत गलत स्ट्रेटेजी है लाइफ को लेकर के, कि जैसा चल रहा है चलने दो। देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार, मैं ये कभी नहीं कहता कि आप इंस्टेंट डिसीजन लो। मैं आप सब लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी ज्ञान देना चाहूंगा, जरूरी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप इंस्टेंट निकल जाओ, कभी नहीं निकलना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए, ये सिर्फ दुख देंगे और आपको अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। होता क्या है, जब आप एक रास्ते पे जा रहे थे और आपको यहां से मुड़ना था, बट अगर आप गलत रास्ते पे चले गए, तो जरूरी नहीं है कि आपको यू टर्न तुरंत मिल जाए। तो आपको ऐसा नहीं कि उसी रॉन्ग रोड पे यू टर्न लेके तुरंत आ जाना है। इससे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। एक तो आप अपने आप को नहीं संभाल पाते, और दूसरा और भी कई तरीके के डर रहते हैं। तो आपको करना क्या है बेसिकली, कि साथ चलते रहना है, चलते रहना है, बट आपकी निगाह किस रोड पे होनी चाहिए? वापस आने वाली रोड पे, कि जैसे ही मौका मिलेगा मैं यू टर्न ले लूंगा।
अब आप जब आपको पता है कि आपको यू टर्न लेना है तो आपका ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगा कि इस रोड पे क्या है, क्योंकि आपको तो इस पे आना है। तो जब आप धीरे धीरे अपने ध्यान को कम करते हैं, धीरे धीरे अपने ध्यान को कम करते हैं, मान लेते हैं कि आज आप दिन भर में 2 घंटे लगा रहे हैं इन चीजों में, फिर आप उसे 1.5 पे लेके आते हैं, आप उसे 1 घंटे पे लेके आते हैं, 20 मिनट पे, फिर 2 दिन में एक बार बात होने लगती है, फिर 5 दिन में एक बार बात होने लगती है। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे खत्म करके दूसरे रास्ते पे आना पड़ेगा। आप हाल नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना, जीवन में आप हाल नहीं आ सकते। अगर आप हाल आओगे तो आपकी लाइफ भी बहुत इफेक्ट होगी और सामने वाले की भी। लेकिन अगर आप इसमें रहकर भी दुख में हैं और उसके बावजूद भी आप उस दुख को जी रहे हैं, तो ना तो आप सफल हो पाएंगे, ना ही उस चीज को हासिल कर पाएंगे। बहुत ही जटिल बना देंगे आप अपने जीवन को। तो पहले धीरे धीरे करके, कोई दोस्त भी अगर आपके जीवन में है, आपको लगता है कि अब इसके साथ ठीक रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं, टेंशन भी आपको रोज हो रही है, तो धीरे धीरे करके आप निकाल लीजिए अपने आप को। यही तरीका ही है और कुछ नहीं। वरना आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे, साल दर साल पेपर निकलता रहेगा, आपको लगेगा अरे अभी तो 6 महीने पढ़ लूंगा, फिर 5 रह जाएंगे, अरे 5 है पढ़ लूंगा, फिर 2 महीने रह जाएंगे, फिर आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर में इंसान वैसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर 1 साल निकल जाएगा, फिर आपको लगेगा यार 1 साल गवा दिया। और देखिए, जो वक्त बीत गया, जो वक्त बीत गया वो वापस आने वाला नहीं है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने हम सबको बराबर दी है। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो हमसे हमारी कोई छीन नहीं सकता। बात की गहराई समझ रहे? आगे बढ़ते हैं। पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट कंसिस्टेंटली, लगातार आप टेस्ट में खराब परफॉर्म कर रहे हो और आपके सपने क्या है? एसएससी सीजीएल में अच्छी पोस्ट, आईटीआई आप चाहते हैं, इनकम टैक्स आप चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे अपनी परफॉर्मेंस लिखना शुरू करिए। आपने मॉक दिया, कितने कितने नंबर जीएस इंग्लिश रीजनिंग में आए? 20, 21, 29, 29 नहीं, 21, 18। सेकंड मॉक दिया, 20 वाला 18 पे चला गया, 21 वाला 22 पे, ये 21 वाला 23 पे, ये 18 वाला 24 पे। मतलब प्रोग्रेस हो रही है, जीएस थोड़ी गड़बड़ है। फिर हर मॉक की परफॉर्मेंस आप नोट करते जाइए। जैसे किरनिया की बुक में ये लिखा रहता है, किरनिया की बुक में आपने देखा होगा, लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन इतने साल बाद आया, उतने साल बाद आया, इतनी बार आया, लिखा रहता है ना, इस टॉपिक से ये सवाल आया, वो सवाल आया। तो क्यों लिखा रहता है वो? क्योंकि एक सेक्शन बना देते हैं, कॉलम्स बना देते हैं। तो आपको भी वैसे कॉलम्स बना के रखने हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो रही है या नहीं। अगर आपकी परफॉर्मेंस लगातार पुअर है, बच्चे जिस तरीके से अपने आप को एसएससी के ओरिजिनल एग्जाम के बाद एस्टिमेट करते हैं, आपने देखा होगा कि ओरिजिनल एग्जाम जब आपका खराब हो जाता है तो कितना जोश आ जाता है, यार अब देखना, अब मैं अगले साल दिखाऊंगा क्या करना है, बहुत हो गया नाटक, ऐसे एक जोश आ जाता है, गलती हो गई अब देखूंगा, मुझे पता चल गया कैसा पेपर आता है। ये जोश आपका 15-20 दिन तो रहता है, उसके बाद ये हो जाता है जी खत्म, क्योंकि आपने इसको बहुत सीरियस तरीके से दिया। तो आपको ना अपनी कमियां पता चल गई, इसीलिए आपके अंदर जोश है कि आपको पता है आपकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, अब आप ले लोगे। अगर आप मॉक टेस्ट को भी इसी उत्साह और उमंग के साथ एनालिसिस करते हो, मॉक टेस्ट को भी आप इसी तरीके से एनालिसिस करते हो और आप 10 दिन में मॉक दे रहे हो, तो समझ लो कि ऐसा जोश आपके पास हर 10 दिन में आ सकता है। और सारा खेल तो जोश का ही है। अगर आप अपने जोश को मेंटेन रख पाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं मैं जो बोल रहा हूं? सर आपकी बात समझ आ गई, समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है, कोई चारा मेरे दोस्त नहीं है, समझनी पड़ेगी। तो मैंने यही कहा। देखिए, एक चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी लोग यहाँ फ्री क्लासेस में आए हैं, जो हमारे प्लस कोर्स में नहीं है, आपको डेली आना है। कल से 6 बजे मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, एसएससी प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। सारे सवाल कंप्लीट करा दूंगा, सारे सवाल। तो आप लोग, आपके दोस्त, जितने भी लोग हैं, फ्री चलेगा, फ्री चलेगा 1 महीने तक लगातार, 1 महीने तक फ्री चलेगा। ये उन बच्चों के लिए जो प्लस कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, प्लस कोर्स में नहीं है, उनके लिए मैं ये सीरीज लेके आ रहा हूं। डेली 6 बजे अल्टीमेट सीरीज रहेगी। ऐसे सीरीज को बांट बांट के करेंगे सीक्वेंस में। प्रैक्टिस सेशन बेहतर नाम होगा इसका। आपको मैं बोलूंगा आप प्रीवियस ईयर कर लो, आप नहीं करोगे, मुझे मालूम है, कोई फायदा होने वाला है नहीं। इससे अच्छा है कि मैं ही करा दूं, आपको दिखा दूं कि कैसे कैसे सवाल प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, क्योंकि 40% पेपर तो एज इट इज रिपीट होना ही है।
YouTube वाली क्लास रेगुलर चलेगी। पीडीएफ बना ही रहा था, आप देख सकते हो पीछे लैपटॉप रखा है, पीडीएफ खुली हुई थी, खुद से बनाना पड़ रहा है, अभी मेरे पास उतना स्टाफ नहीं है, ठीक है। अभी 2-3 लोगों को हटाया भी है जॉब से, तो मैं खुद अभी बना के आपको आधा घंटे में पीडीएफ डाल दूंगा, मैक्सिमम मुझे आधा घंटे का वक्त दे दीजिए। आज का नहीं मिला, अभी मिल जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ भी हम शेयर करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ भी, इससे आपको बहुत फायदा होगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, पहले आपको बता देता हूं, टॉपिक वाइज सवाल कराऊंगा। प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस के सवाल होंगे, प्रॉफिट लॉस प्रीवियस ईयर, ठीक है। एलजेब्रा प्रीवियस ईयर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर। तो आपको आना है, बिंदास आना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना, बस आना है सीधे। अनलॉक कोड अभिनय मैच डालना है, उसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी, कुछ नहीं करना। कल से डेली क्लास होगी। तो पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट, पुअर परफॉर्मेंस इन टेस्ट कंसिस्टेंटली नॉन स्टडिंग और रीडिंग एनफ। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर आपके टेस्ट में परफॉर्मेंस नॉट गुड है, इसकी कई सारी वजह हो सकती है कि आप स्टडी उतनी नहीं कर रहे जितनी जरूरत है, स्टडी आप नहीं कर रहे। दूसरी वजह हो सकती है कि आप एग्जाम का टाइम और स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पा रहे, ये वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि आप सवाल कर तो लेते हैं बट उतने फास्ट नहीं कर पा रहे। तो इन अनलॉक कोड क्या बोले सर? अरे अनलॉक कोड होता है अभिनय मैथ्स, मैं आपको लिख देता हूं, अभिनय मैथ्स अनलॉक कोड है। ये क्या होता है कि जब आप कोई भी फ्री क्लासेस या कुछ भी अनअकैडमी पे देखते हैं तो उसके लिए वो कोड मांगता है एक, तो ये अनलॉक कोड है, आपको इसी को डाल के डेली आना है क्लास में। अभी मैं मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं, 13 दिसंबर को मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं, उसके बाद 27 दिसंबर को मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूं अनअकैडमी पे, वो भी फ्री है। उसका लिंक भी मैंने आज की यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूं, तो आपको भी उतना सीरियस होने की जरूरत है। अगर मैंने भी आपका सिलेक्शन नहीं करा दिया ना इस बार, तो मेरा नाम बदल देना। जो बच्चा मेरी सारी क्लासों में रहा, अगर उसके गणित में 250 से कम नंबर आ गए, मैं भी देखूंगा कि क्या बच जाता है ऐसा जो पेपर में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पुअर स्लीप हैबिट भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने आप को रात में काम करने की आदत डाल देते हैं, रात में काम करने की, और वो आदत फिर ऐसी पड़ जाती है कि पेपर में भी दिमाग नहीं चलता, क्योंकि पेपर दिन में होता है और वहां दिमाग नहीं चलता। तो आपको अपनी इस आदत से भी छुटकारा पाना पड़ेगा कि जब नींद आई तब सो गए। देखिए ये हमारी बॉडी है, हम इसको जिस तरीके से चाहे ना अपने दिमाग से इसे उस डायरेक्शन में चला सकते हैं। एक बार डालना है अनलॉक कोड, एक बार डालना है सर, आई थिंक बार बार नहीं, मांगे तो डाल दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है अगर आप अभिनय मैथ्स लिख देंगे अपने हाथों से, तो हम भी अमर हो जाएंगे, आपने लिख दिया अपने हाथों से। तो पुअर स्लीप हैबिट्स बहुत, ये आपको चिड़चिड़ा बनाएगी, ये आपके थायराइड को गड़बड़ करेगी, इससे आपको आलस आएगा, इससे आप वीकनेस फील करेंगे। ये सारी चीजें ये आपकी बीमारियों को बढ़ाती है पुअर स्लीप हैबिट। कोशिश करिए कि लास्ट 11 बजे तक सोकर, भले ही आप 12 सो रहे हैं बट 7 बजे जगने की आदत डालिए। आपको किसी भी स्थिति में सुबह 7 बजे जगने की आदत डालनी चाहिए। और जो लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब से परेशान है, उन्हें तो 6 बजे जग के योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये सब करना चाहिए। देखिए खुश रहना बहुत जरूरी है, खुश रहने से कॉन्फिडेंस आता है, या कॉन्फिडेंस से खुशी आती है। खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, बट हम खुश कैसे रह पाएंगे? देखिए किस इंसान के जीवन में दुख नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूं किसके जीवन में दुख नहीं है? आप किसी का भी नाम बता दीजिए, शाहरुख खान से लेकर के अंबानी, अडानी, सबके अपने अपने दुख है। ट्रंप को दुख है कि वो हार गया, बताओ। ट्रंप जैसे को जब दुख हो सकता है तो आप क्या चीज है? मोदी को दुख है, अमित शाह को दुख है कि उसका बेटा उतना नहीं पढ़ लिख पाया, मोदी को दुख है कि उसका बेटा ही नहीं है। लेकिन ये लोग तो फिर भी जी रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। क्यों? वजह मालूम है? क्योंकि इनके दिमाग में हरदम वो बातें नहीं आती, हरदम वो बातें इनके दिमाग में नहीं आती। अगर इनके दिमाग में हरदम वही बातें स्ट्राइक करती रहेंगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे और पूरा टाइम अपना रोने में बिताएंगे। इसका मतलब है कि दुख तो हर इंसान के जीवन में है, बस उसका हरदम दिमाग में आना, दुख का हरदम दिमाग में आना ठीक नहीं। आप मेरी बात को समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि दुख हम सब, आप सबके जीवन में है,
बट अगर वो हरदम दिमाग में चलता रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब दुख तो रहे बट वो बैक एंड पे रहे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहे, हमें हर वक्त ना फील आए। क्योंकि अगर हमें हर वक्त फील आई तो हम ना पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है कि हमारे दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स बनाता है। पॉजिटिव हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करता है जो हमें वही वही बात सोचने पे मजबूर करते हैं जो खुशियां देती हैं। डोपामिन एक बच्चे ने लिखा, और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं। अगर आप इन हार्मोन्स को ही नहीं बना पाओगे अपने दिमाग में तो कैसे खुश रहोगे? खुश रहना तब तो सेरोटोनिन भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने एकदम। और ये सब चीजें आती हैं खेलने से, स्पोर्ट्स से बहुत कुछ सीखते हैं हम। स्पोर्ट्स में एक्सरसाइज भी होती है, दिमाग की एक्सरसाइज भी होती है, चालाकियां भी निकल के आती हैं, ये सब चीजें। तो मैंने यही कहा कि कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है ना कि उसको दुख है इसलिए उसकी तैयारी ठीक नहीं हो पा रही, तो वो गलत सोच रहा है। ये मैं भ्रम निकालना चाहता हूं आपका। ये बात मैंने क्यों बताई है कि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार हमारे जीवन में तो इतना दुख है यार, हम कैसे पढ़ पाएंगे, हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, वो एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि दुख सबके पास है, उसका दिमाग में ना आने का उपाय हमें करना है कि वो हमारे दिमाग पे हावी ना हो कि हमारे पास दुख है। और उसके लिए जरूरी है कि मेडिटेशन, लंबी लंबी सांसें, गहरी गहरी सांसें, ताकि हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे, अपना नेगेटिव्स ना पता चले, जो हमारी लाइफ की परेशानी है वो हमें ना दिखे। बात समझ रहे हैं नहीं? हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए पीस, मैंने तो लाइफ को बहुत अनुभव किया है, बहुत। आप समझ रहे हैं, इतना स्टूडेंट से बातचीत, इतना लोगों का दुख देखा है, इतना अपना दुख देखा है, उसके बाद निकल के जिंदगी को खूबसूरत बनाया है। तो मैं हर एक उस दौर से गुजरा हूं जिससे आप गुजर रहे हैं, हर एक उस दौर से गुजरा हूं। बहुत करीब से दुख को देखा है, बहुत करीब से परेशानियों को देखा है, मुश्किलों को देखा है, गरीबी को देखा है। तो मैं समझता हूं, मैं हर मामले में आपको अपनी जगह रख के देखता हूं। क्यों मैं इतना आप लोगों को महत्व देता हूं? हर एक बच्चे को, कोई बच्चा कह देता है परेशान है सर, मुझे कॉल कर लो, मुझे ये कर लो। क्यों? इसीलिए हम देते हैं आपको वक्त। बात समझ रहे हैं आप या नहीं? अच्छा, स्कीपिंग क्लासेस आज के दौर में जो बच्चे, देखिए इनकंसिस्टेंसी आती क्यों है, इरेगुलरिटी आती क्यों है? स्कीपिंग क्लासेस, हम क्लास छोड़ देते हैं। देखिए आपने एक क्लास छोड़ी, क्या सोच के छोड़ी? अरे चलो इसकी रिकॉर्डिंग देख लो, यही सोच के छोड़ी। उसके बाद क्या होता है कि हमसे रिकॉर्डिंग भी मिस होगी। आज तो हमने देख ली बट कल भी छोड़ी, फिर हमसे रिकॉर्ड। देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब आप कोई भी चीज कर रहे हो, कोई भी चीज, आप जिम जाना शुरू करना, आप 12 दिन जाओगे, अब आपको ना 13 दिन छोड़ने का मन नहीं करेगा। अब लगेगा यार 12 दिन तो गए, अब लगातार ही करनी है। आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा कि लगातार करनी है। बट आपने 19 दिन की और फिर 20वें दिन छोड़ दी। अब 20वें दिन छोड़ी, फिर आप 21 जाएंगे, 22 जाएंगे, फिर 23 को, पता है आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि आपने 20 दिन लगातार, आपको लगेगा यार एक दिन छुट्टी मार दी, चलो एक और ले लो। अभी एक हुई, फिर 4 दिन बाद ही एक हो गई, फिर 2 दिन बाद ही एक हो जाएगी, और फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। आप करेंगे ही नहीं कुछ काम। हम ये सोचते हैं कि मैं एक मिस कर रहा हूं, बट हमें ये नहीं पता कि उस एक क्लास को मिस करने से मेरा दिमाग कितना वीक हो गया कि अब ये लगातार क्लास छोड़ेगा। देखिए पढ़ाई आसान टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। इसको कर पाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं? तो इसीलिए पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, क्योंकि हम एक क्लास छोड़ने के बाद फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 छोड़ते चले जाते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि चाहे तो आप YouTube पे क्लासेस कर रहे हैं, चाहे मेरी आप स्पेशल क्लास कर रहे हैं 6 से 7, मैं आपसे गणित के लिए, मैथ के लिए कितने घंटे मांग रहा हूँ? जो बच्चे प्लस पे नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं दिन में 1 सवा घंटे क्लास लेता हूँ आपकी, और शाम को 1 घंटा आपसे मांग रहा हूं। अगर आप ये भी रेगुलर अपना नहीं दे सकते तो आप कैसे सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, मुझे बताइए। इससे फायदा बहुत होगा। देखिए अभी क्या होता है कि आप नहीं कर पाते, आप नहीं कर पाते प्रैक्टिस उतनी या कुछ भी, तो हम ये सोचते हैं कि यार हम कराएं। अब बच्चे करें, अट्रैक्शन से कैसे बचें? देखिए आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना कठोर होंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति जितना कठोर होंगे, जितना फर्मली डिटरमाइंड होंगे, तो आपको कोई नहीं भटका पाएगा। डिपेंड करता है कि आपकी, देखिए पढ़ाई भी तपस्या की तरह है। जब बड़े पुराने दौर में संत लोग तपस्या करते थे तो अप्सराएं आके उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करती थी और वो बह जाते थे।
आप तो उस लेवल के आदमी भी नहीं है। तो ऐसे पढ़ाई भी आपके लिए ये तपस्या है। यहाँ पे भी लोग आएंगे, आपकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करेंगे, बट आपकी वैल्यू तब तक है जब तक आप तपस्वी हैं। तब तक तो वो अप्सरा भी आपको भाव दे रही है, उसको लग रहा है ये कुछ अचीव करेगा, ये तो भगवान को ही अचीव कर लेगा। बट अगर आपने उसको देख के अपनी तपस्या तोड़ दी और आप उसी की तरफ लीन होने लगे, तो एक दिन वो भी आपको छोड़ देगी, क्योंकि अब तो आप तपस्वी रहे नहीं। अब आप तपस्वी रहे कहां? और उसने तो आपको इसलिए चुना था कि आप तपस्वी थे, उसके आने पे आपने तपस्या छोड़ दी। समझ रहे हैं बात को या नहीं? तो भाई ये चीज है कि लोग तो आएंगे, आपको कैसे बचना है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी तपस्या या आप कितने लीन हैं, कितने स्ट्रांग हैं उसके लिए। वेस्टिंग टाइम, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, इसकी हिंदी कोई मुझे बताएगा? मैं जानना चाहता हूं इसकी हिंदी, देखता हूं कितनी इंग्लिश आपको आती है। बहुत बढ़िया। देरी करना, टालम टूल करना। ये देखिए सब लोगों के साथ यही दिक्कत है, हर चीज को टाल देना। आजकल मेरे साथ नहीं है, पिछले 3-4 महीने से मेरे साथ ये दिक्कत थी कि टाल देना चीजों को, बट अब मैं बिल्कुल नहीं टाल रहा। अब मैं तुरंत काम पे बैठता हूँ, पीडीएफ देनी है, यूट्यूब का सेशन लेना है, स्पेशल क्लास लेनी है। आपने ये भी देखा होगा कि मैं आजकल लेट भी कम कर रहा हूँ क्लास में। मेरी कोशिश है लेट नहीं होगा। मैं सोचिए इस लेवल पे आने के बाद अगर मैं अपने अंदर सुधार कर रहा हूँ, इसका मतलब पहले मैं अपने अंदर कमियां ढूंढ रहा हूँ, मैं खुद को इवेल्युएट कर रहा हूँ। बताओ, तभी तो मैं उन्हें सुधार पा रहा हूं। और आपका भी कोई लेवल नहीं है, तब भी आपको लगता है कि आप हर केस में सही हैं। आप सुधार तो आप तब कर पाएंगे जब खुद को इवेल्युएट करेंगे, खुद की कमियों के बारे में सोचेंगे। लेकिन हमारा ध्यान अपनी तरफ नहीं होता, हम सिर्फ दूसरों में कमियां निकालना जानते हैं, हमें सिर्फ दूसरों की कमियां लगती हैं। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन आपने ना खुद को दूसरे की जगह रख के देख लिया, तो आपको हर एक इंसान सही लगने लगेगा, हर एक इंसान दुनिया में। सर मुझसे क्या दुश्मनी है, काम मांग रहे हैं? मुझसे क्या दुश्मनी है, काम मांग रहे हैं? हमने आपसे कब काम मांगा दोस्त? मांगा ही नहीं हमने तो अपने समय को आज ही हिसाब लगाएंगे कि आप अपने जीवन का, दिन का कितना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहे हैं, कितना बेकार कर रहे हैं समय, कितनी चीजों को आज आपने टाल दिया जो आपने सोचा था कि आपको पढ़नी है। मैं कहता हूं सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक दिन पहले अपनी लाइफ के टारगेट सेट करो कि कल मैं ये करूंगा, फिर उसमें से पूरी लगन के साथ 90 to 100% अचीव करने की कोशिश करो। उतने भी देखिए, एक चीज और हम क्या कहते हैं, हम ना इस चीज में भी बहुत पड़े रहते हैं यार, बेस्ट करूंगा। देखिए अगर आप बहुत बेस्ट के पीछे भागेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो है कर दीजिए, समझ रहे हैं? कोई भी काम हो, जो है कर दीजिए, वो बेस्ट बाद में बना लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए अगर हम पहली बार में, जैसे नोट्स बनाने की बात आएगी तो बच्चा क्या कहेगा, अरे 4 किताबें लाऊंगा, उनसे देखूंगा तब नोट्स बनाऊंगा। अरे अभी जितने रिसोर्सेस हैं अभी उनसे बना लीजिए, आगे फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो उसी में ऐड कर देना चीजें। अगर ऐसा होता तो आईफोन 4 तो कभी लॉन्च ही नहीं होता, सीधे आईफोन 12 आता। पहले उन्होंने 4 किया, जो कमियां थी वो 5 में सुधार की, 5 वाली थी 6 में की, 6 वाली 7 में की, 7 वाली 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, और अब 12 बना दिया। तो हमें क्या करना होता है कि एक टाइम लिमिट में जितने लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास हैं उससे हम क्या बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। वो बेस्ट टेस्ट नहीं होगा, मैं ये मान रहा हूं कि वो बेस्ट टेस्ट नहीं होगा, बट अभी जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन करके हम क्या बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं हमारे लिए वक्त के हिसाब से, अभी वो बेस्ट। आप मेरी बात को समझे? इस चक्कर में मत पड़ा करिए कि मुझे सीधे बेस्ट करना है, अब जो करना है सीधे आईएएस बनना है, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा जैसा बताता आया हूं कि रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, ओवरऑल वीकली, डेली। अगर आप वीकली पे फोकस नहीं कर पा रहे तो मत बनाइए, आप वीकली ना बना के मंथली बना लीजिए। मंथली अपना रूटीन बना लीजिए कि मुझे इस मंथ में किसी भी हालात में पॉलिटी खत्म करनी है, एल्जेब्रा और ट्रिगोमेट्री खत्म करनी है, नाउन और एडजेक्टिव खत्म करना है, मुझे 600 वोकैब याद करनी है पूरे महीने में, 20-20 रोज, और मुझे रीजनिंग में 2 टॉपिक खत्म करके 10 प्रैक्टिस सेट करने हैं। ये मेरा टारगेट है और मंथ एंड तक मैं चाहता हूं कि मेरे मॉक में 120 से 130 नंबर आए।
इस तरीके के टारगेट सेट करिए। जब आपने लास्ट तक 130 सोच के चला है, तो आप जब पहला मॉक पहले वीक में देंगे, मान लेते हैं नंबर 100 आ गए, तो आपको किसी भी तरीके से ये नहीं सोचना कि मुझे 200 लाने नहीं, मुझे 20-30 का सुधार करना है। आपने सुना होगा हार्दिक पांड्या की एक बात पिछले मैच में सुनी होगी, उसने कहा कि जब 6 ओवर में 72 रन बनाने थे तो मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे 6 ओवर में 72 रन बनाने, मेरा ध्यान इतना था कि मुझे 1 ओवर में 12 बनाने, यही कहा उसने। और 1 ओवर में 12 पे भी मेरा ध्यान ये नहीं था कि मुझे हर बॉल पे 2 बनाने हैं, क्योंकि हर दिन वैसा नहीं जाएगा, हर दिन एक जैसा नहीं जाएगा, हर बॉल एक जैसी नहीं जाएगी। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं 2 या 3 बड़े हिट लूंगा 1 ओवर में और 12 रन बन जाएंगे। ऐसे ही हमें सोचना होता है कि हम ये नहीं मान के चल सकते कि मैं पूरे के पूरे 6 महीने उसी पेस पे तैयारी कर पाऊंगा। कभी ऐसे दिन आएंगे जहां बिल्कुल तैयारी नहीं हो पाएगी, कोई ऐसा काम फंस जाएगा। लेकिन आज मैं इतना काम कर लेता हूं ताकि आगे मुझे वो टाइम डेफिसिट ना हो, टाइम कम ना पड़े। बात समझ रहे हैं नहीं? आप देखिए, लोगों से सीखिए, क्रिकेट भी देख रहे हैं तो लोगों की बातों से सीखिए, जो लोग सफल हो गए उनके जीवन से सीखिए। आप क्या है कि सफलता की वैल्यू ही नहीं करते, रेस्पेक्ट ही नहीं करते आप सफलता की। देखिए, जब आप सफल इंसानों की सफलता की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? आप जेलस फील करते हैं, बताइए, ईर्ष्या बता रहे। अगर कोई इंसान सफल हुआ है तो उसके विचारों में बहुत ताकत है। आज भी लोग अब्दुल कलाम साहब, महात्मा गांधी और तमाम जन, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके विचारों से सीखते हैं, उनकी जीवनियां पढ़ते हैं, उनकी सोच को सीखते हैं, उनकी सोच को पकड़ते हैं। और आपके सामने तो लाइव लोग बैठे हैं जिन्होंने लाइफ के एक ऐसे फेज से निकल के और जीवन को बहुत ऊपर तक ले जाया है, तो बातें माननी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कई बच्चों ने पूछा भी। देखिए, डिस्ट्रैक्शन कई सारे तरीके से। अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपने मोबाइल फोन को अगर साइलेंट रखते हैं तो ये बहुत बड़ा फायदा स्टेप हो सकता है आपके लिए डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करने के लिए। या आप अगर पूरे मोबाइल को साइलेंट नहीं कर सकते तो आप अपने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फेसबुक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन को आप हाइड कर सकते हैं ताकि वो बार बार च्यूं च्यूं करके आपको परेशान ना करे, आपको मजबूर ना करे। सोचिए, आपका दिमाग आज की डेट में इतना हल्का पड़ गया है कि अगर व्हाट्सएप पे मैसेज बजता है तो आप अपने आप रोक नहीं पाते उसको देखने से। कितने सारे लोग हैं जो रोक पाते हैं अपने आप को? नहीं रोक पाते, उन्हें लगता है देखते हैं किसका है, इतनी बेचैनी है। और किसी भी चीज में, पता है, किसी भी चीज को छोड़ना आसान है। मैं खुद की बता रहा हूं ना, मैं जब सुबह सुबह आता था, ये फोन लेके वॉशरूम में गया, कुछ नहीं है, फेसबुक खोल दिया, कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम खोल दिया, कुछ नहीं, व्हाट्सअप खोल दिया, बस यही चलता था और काफी टाइम में अपना खराब कर देता था इस तरीके से। मैंने फोन से सिम निकाल के टैबलेट में डाल दिया, आपको पता ही है, मैंने बताया सबको, मैंने टैबलेट में सिम डाल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं टैबलेट हर जगह लेके नहीं चल पाता। मैं खुद देखता था, यार मैं कार में बैठा हूं तो मैंने मोबाइल खोल लिया, मैं लोगों से बात कर रहा हूं तो मैंने मोबाइल खोल लिया। फिर मुझे समझ आया कि मुझे इस चीज से बचना है। तो देखिए, गलतियां आपसे भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, किसी से भी। सबसे बड़ी चीज है कि खुद का एनालिसिस करके, खुद का इवेल्युएशन करके उन कमियों को दूर करना। तो वो चीज आपको सीखनी है। एकांश पाठक टैबलेट, या टैबलेट तो मेरे पास कई सारे हैं। एप्पल का आईपैड प्रो 2020 है 1 TB हार्ड डिस्क के साथ। अभी S7 प्लस है जिसमें मैंने सिम डाली है। सैमसंग का S7 प्लस अभी इंडिया में आया नहीं है। तो बात मेरी समझ रहे हैं? तो हमें बचना पड़ता है, गलतियां आपसे भी होंगी, मुझसे भी होंगी, बट हमें बचना पड़ेगा। समझ गए बात को? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, आपके मन को आज देखिए, मैं अपने बारे में, मैं कुछ भी खरीदना चाहूं, कुछ भी सोचता हूं, मेरा ये मन कर रहा है 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की चीज लेने के लिए भी मुझे सोचना नहीं पड़ता कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो आपको भी देखिए, फाइनेंशियल में आज आपको बता दूं, आपको जान के बहुत अजीब सा भी लगेगा, बट पैसा आज की डेट में बहुत बड़ी ताकत है। शायद मेरे जैसे लोग जो बहुत जल्दी ये समझ जाते हैं कि इसका महत्व उतना नहीं है, बट मैं इतना जानता हूं कि इसका महत्व तो मेरे लिए नहीं है, बट और लोगों के लिए है। आज मैं बहुत पैसा इसलिए नहीं कमा रहा कि मुझे जरूरत है, मैं इसलिए भी कमा रहा हूं कि और लोगों को इस पैसे की जरूरत है, या और लोगों का जो सम्मान है ना, वो मेरे लिए सिर्फ इसलिए कि मेरे पास पैसा है। आपको मैं एक एग्जांपल पहले भी दिया, आज भी देके बता रहा हूं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहे थे। विदुर ने पूछा कि महाराज आज कहां जा रहे हैं, 3 घंटे हो गए तैयार होते हुए, आप कहां जा रहे हैं?
तो महाराज ने कहा कि मैं आज दुर्योधन से मिलने जा रहा हूं। तो उनको बड़ी हैरानी हुई इस बात की कि आप दुर्योधन से मिलके इतना तैयार होके जा रहे हैं, 4 बार मुकुट चेंज कर चुके हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि दुर्योधन मेरे बाहरी आवरण से ही मुझे जज करेगा। वो मेरा बाहरी पहनावा, मैंने कितना सोना पहना हुआ है, मेरे पास पैसा कितना, यही जज कर पाएगा। वो मेरे अंदर की सुंदरता को नहीं पहचान सकता। यही सेम चीज मेरे साथ भी है कि इस दुनिया में 90% लोग मेरे अंदर की सुंदरता को नहीं पहचान सकते। उनके लिए मुझे अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, उनसे मिलने के लिए मुझे अच्छी गाड़ियों में भी चलना पड़ता है, उनसे मिलने के लिए मुझे प्लेटिनम सोना भी पहनना पड़ता है, सिर्फ लोगों के लिए, क्योंकि वो नहीं पहचान सकते कि मैं अंदर से कितना क्लीन हूं। वो नहीं पहचान पाएंगे। आप पहचान सकते हो, लेकिन वो नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए तो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि मनी कैन मैनेज लगभग एवरीथिंग। लगभग पैसा सब कुछ मैनेज कर देता है, सब कुछ। आपके जीवन की टेंशन को जीरो पे ले आता है, जीरो पे, 0 पॉइंट समथिंग % रह जाती है। एक ऐसी चीज है पैसा। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूं कि पैसे का युग है। कहते हैं ना, पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती में, करता मोहब्बत कोई नहीं। जब हमें मालूम है कि पहचान ही इस चीज की है और हम मोहब्बत के भूखे हैं, हमें मोहब्बत चाहिए। सोचो आप, हम मोहब्बत के भूखे, हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, और हमें पता है कि पहचान पैसे की, लोग पैसे को प्यार करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप बताइए, क्या चाह रहा है फिर हमारे पास? हमें पता है लोग सच्चा प्यार पैसे से करते हैं, और हमें सच्चा प्यार चाहिए, तो हमें अपने पास पैसा लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो बस आज से आपके लिए मोटिवेशन यही है, यही मोटिवेशन है आपके लिए कि आपको अपने जीवन में एक ऊंचाई तक पहुंचना है। पहले आपको सरकारी नौकरी लेनी है। सरकारी नौकरी लेने के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करिए, मुझसे सीखिए बातें कि किस तरीके से अभी से पैसा कमाने की आदत डालिए। अगर आपको लगता है कि आप दिन में 1 घंटा टाइम निकाल के ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, 2-4 हजार रुपए कमा सकते हैं, तो ये मत सोचिए कि इससे मेरा टाइम जा रहा है, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाना एक ऐसा टास्क है कि इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी आपकी नॉलेज इससे। तो पढ़ाइए। मैं भी तो पढ़ाता था ना, मैंने भी अपनी पढ़ाई के टाइम में ट्यूशन पढ़ाया। और बस बस बस, बहुत बढ़िया। आज तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा ही जोश भर दिया है कुछ, क्यों नवीन भाई, रोहित तिवारी जी? तो मैंने आपको बताया कितनी सारी चीजें मैंने आज की क्लास में आपको बताई, और बता देता हूं, योगा मेडिटेशन का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। आपके माइंड को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है कि आपका माइंड एक्टिवेट रहे। दूसरा, पढ़ाई करो और करने को क्या है। ये मेरा बहुत अच्छा डायलॉग है कि पढ़ाई करो और करने को क्या है। बताइए क्या है? अभी कोई और ऑप्शन है आपके पास? क्या आप दुकान खोल सकते हैं, आप खेती कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है? और अगर ऑप्शन है तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब आप किसी बेहतर ऑप्शन की तलाश में, बेहतर जिंदगी की तलाश में, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब पता ही चल गया कि बेहतर जिंदगी पढ़ने से ही हो सकती है, तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? आप यहीं पे देखिए, पुष्पजीत सरकार है, 4 दिन क्लास आएंगे, फिर 10 दिन ऑफ पे। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी अगर पढ़ाई के अंदर नहीं होगी तो आप सफल नहीं हो सकते। आप किनारे पे रह जाएंगे सफल होते होते। सबसे कीमती वक्त है, इसकी सबसे ज्यादा कीमत है, इसे मत गवाओ, इसे मत गवाओ, इसकी सबसे ज्यादा कीमत है, इसे मत गवाओ। अगला, नोबडी इज हेयर टू लिसन योर एक्सक्यूजेज। कोई भी आपके यहाँ एक्सक्यूज सुनने के लिए नहीं बैठा, कोई भी आपके यहाँ बहाने सुनने के लिए नहीं बैठा। आपके खुद के माँ बाप भी नहीं सुनेंगे। आप कितना बहाना मार दीजिए, आप इसलिए तैयारी नहीं कर पाए, ये गलती आपसे हो गई, आपको गलती करनी नहीं है। देखिए, गलती कैसे पता चलती है? जब हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप एग्जाम से पहले अपने आप को मॉक में इम्प्लीमेंट करिए। मॉक में देखिए आपसे क्या गलती है, क्योंकि वहां पे गलती सुधारने का मौका है। अगर एसएससी में आपने नहीं देखा तो आप देखते हैं कि 2-2.5 साल 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर और फ्रस्ट्रेशन होती है। एक बार सिलेक्शन ना हो तो अगले साल का पेपर होने में 2-2.5 साल हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि हम वो फ्रस्ट्रेशन अपनी मॉक में ही निकाल दें। 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। अब आज तो वक्त नहीं बचा कि मैं इनको बता पाऊं कैसे पढ़ें। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, मॉक टेस्ट देना शुरू करें। आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन करें। कल से प्रैक्टिस सेशन और ये पोल के साथ मैं कराऊंगा, ताकि आप कुछ जवाब दो। मतलब कि लाइव टेस्ट हम इसको कह सकते हैं, लाइव टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगा, लाइव टेस्ट। ठीक है, लाइव टेस्ट आप करेंगे
और उसके बाद आप अपनी गलतियां देखेंगे कि आपसे कहाँ हो रही है, तो आप यहाँ एनालिसिस भी साथ के साथ कर पाएंगे। मान लेते हैं आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आपने गलत कर दिया, तो आपको देखना है कि जब मैं उस सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप कहां पे गलती कर रहे थे, कहां पे आपकी और हमारी सोच नहीं मैच कर पा रही थी, वो पता चलेगा। कल से ही करेंगे दोस्त, कल से ही हम वैसा करेंगे, कल से ही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बात हुई यूट्यूब पे अभिनय मैथ चैनल पे A to Z क्वांट बैच चल रहा है। जितने भी रिश्तेदार जो भी है उनको जरूर बता दीजिए, A to Z क्वांट बैच चल रहा है। बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दिन में 12 बजे क्लास आती है, 2 क्लास हो चुकी है, दोनों क्लास देखेंगे, मजा आ जाएगा। आप में से आज किसी ने क्लास देखी, कैसा लगा क्लास देख के, मजा आया कि नहीं आया, ये बताइए। तो चलिए, मुलाकात होगी। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।